वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा जो सेशन है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक स्वराज पार्टी या स्वराज दल, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसी से संबंधित है। इससे पहले कि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें, आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और ये जानकारियाँ जो है वो इस प्रकार हैं। हमारे चैनल के द्वारा प्रतिदिन शाम में 6 से 7 और 7:30 से लगभग 8:30 पौने 9 बजे तक लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं गूगल मीट ऐप पर, जो जीएस की क्लासेस हैं बेसिकली। और 6 से 7 वाली जो क्लास है वो जीएस के बेसिक कोर्स की क्लास चलती है। कई लोगों ने उसमें इनरोल भी करवाया है। अगर आप भी उसके संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर सकते हैं। बेसिक जीएस का जो कोर्स है वह बेसिकली एसएससी, रेलवे, बिहार एसआई या स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं, बिहार एसआई, झारखंड एसआई, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी या मीन की वैकेंसी आई हुई थी उसके लिए, या डिफेंस डिपार्टमेंट में कई वैकेंसीज आती हैं, उन सभी के लिए प्रॉपर वो आपका डिज़ाइन एक कोर्स है जिसका नाम हमने जीएस बेसिक कोर्स रखा है। 6 से 7 बजे तक प्रतिदिन सप्ताह के 6 दिनों में उसकी क्लास चलती है। क्लास बाइलिंगुअल होती है और आप हमसे उस क्लास में 6 से 7 लिंक के द्वारा, वो लिंक हम प्रोवाइड करते हैं, तो लिंक के द्वारा आप हमसे वो जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार जीएस एडवांस कोर्स की क्लास चलती है 7:30 बजे से प्रतिदिन सप्ताह के 6 दिन। 7:30 से 8:30 या पौने 9 बजे तक वो क्लास चलती है। और जीएस एडवांस कोर्स जो है उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आपको सिखाते हैं, और सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं जो आपके बीपीएससी के मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बीपीएससी, जेपीएससी या इस प्रकार के कोई भी स्टेट लेवल जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हैं उनमें मेंस लेवल में सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं और उनके स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए, कैसे उनकी प्रैक्टिस की जाए, और किस प्रकार एक फोकस्ड अप्रोच रख करके वो बीपीएससी जैसे 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है, उसका फॉर्म आएगा फिर, तो उसके लिए लोग लगे हुए हैं, तो उस पर कैसे एक फोकस्ड अप्रोच हो और किस प्रकार उसकी हम तैयारी कर पाएँ, इस पर बेसिकली वो डिज़ाइन कोर्स है जिसका नाम हमने रखा है जीएस एडवांस कोर्स। तो मैंने अभी आप लोगों को लाइव क्लासेस जो हमारे चैनल के द्वारा चलाए जा रहे हैं गूगल मीट ऐप पर, उसके बारे में जानकारी दी। टोटल समरी अगर बात कर ली जाए तो जीएस की 2 कोर्सेज चलाई जा रही हैं हमारे चैनल पर। जीएस बेसिक कोर्स शाम 6 से 7 और जीएस एडवांस कोर्स शाम 7:30 से ऑनवर्ड्स 8:30 या पौने 9 तक। ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो पेड कोर्सेज होंगी और फ़ी काफ़ी ही कम रखी गई है। और इन दोनों कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं उन दोनों कोर्सेज के डिटेल्स के बारे में। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। इस जानकारी के बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, इन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है, और जो टॉपिक का नाम है स्वराज पार्टी या स्वराज दल, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए, ऐसा है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक को डील करने का कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेरा अपना तरीका यह है कि उसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए, उसे कई पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और उन पॉइंट्स को याद रखा जाए। अगर पॉइंट्स याद रखेंगे तो उनको हम डील, अगर हमारी वो समझ में आ गया है टॉपिक, तो हम उसको खुद ही डील कर सकते हैं, हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार ये स्वराज पार्टी जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने यहाँ पर 5 अलग अलग पॉइंट्स में इसको हमने ब्रेक किया हुआ है। कौन कौन वो पॉइंट्स हैं, पहले एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे स्वराज पार्टी, जब हम इस चैप्टर या इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारे पास जो इसमें सब पॉइंट्स आएंगे, वो पहला पॉइंट है इसकी पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि मतलब इसका बैकग्राउंड क्या रहा, मतलब क्यों ऐसा हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई। दूसरा हमारा जो इसमें सब पॉइंट होगा वो होगा स्वराज पार्टी की स्थापना और इसका स्थापना का उद्देश्य। ठीक है। इसी प्रकार हमारा तीसरा सब पॉइंट जो है वह है स्वराज पार्टी या दल के कार्यक्रम, जो अभी हम लोग आगे डील करने वाले हैं।
चौथा सब पॉइंट होगा हमारा स्वराज दल के कार्य और कार्यों में उनको कितनी सफलता मिली, हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हमारा पांचवा और आखिरी सब पॉइंट है इनकी नीति में परिवर्तन क्या हुए और इनके पतन के क्या कारण रहे। तो कुल मिला के हम इन 5 पॉइंट्स में स्वराज पार्टी के बारे में पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डिस्कशन और ये जो आज का सेशन है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगा। दोनों पॉइंट जब मैं कहता हूँ इसका तात्पर्य यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे और साथ साथ सब्जेक्टिव पॉइंट्स जो है, सब्जेक्टिव कैसे इसे हमें डील करना है इस टॉपिक को, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे सेशन को, पूरे वीडियो को देखने के बाद एक बार आप इसके फैक्ट्स और इसका सब्जेक्टिव आंसर भी लिखने की कोशिश अवश्य करें। अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो स्वराज पार्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर आप ज़रूर लिखने की कोशिश करें। आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल @GS Central पर पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम उसमें उसको चेक कर सकें और जो भी कमियां हों वो आपको उससे अवगत करा सकें। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, पृष्ठभूमि। स्वराज पार्टी की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या रही, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हुआ ये कि सन 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ करवाया गया। असहयोग आंदोलन को अंग्रेजी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। असहयोग आंदोलन में जनता का अभूतपूर्व सहयोग मिला महात्मा गांधी और देश के प्रमुख नेताओं को और आंदोलन चल निकला। आंदोलन जब काफ़ी अपने वेग पर था, आंदोलन अपने काफ़ी उफान पर था, उसी समय एक घटना घटती है और घटना का डेट क्या है, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भीड़ के द्वारा थाने में आग लगा दी गई थी और उसमें कई पुलिस वाले जिंदा जल गए। तो इस पूरी घटना को हम लोग चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा केस या चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन के बीच में इस घटना के कारण महात्मा गांधी आहत हुए और उन्होंने यह कहते हुए असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी कि आंदोलन के क्रम में कहीं भी हिंसा मुझे बर्दाश्त नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। और ये चूंकि हिंसा हुई, यह कहते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी के इस निर्णय से कांग्रेस के भीतर उथल पुथल मच गया और कांग्रेस के भीतर ही आवाज उठने लगे और कई कांग्रेसी नेता उस समय महात्मा गांधी के इस निर्णय के विरोध में खड़े हो गए, या यूं कहें कि महात्मा गांधी से असहमत थे। उन्होंने अपनी असहमति प्रकट भी की। असहयोग आंदोलन के अचानक रुक जाने के बाद महात्मा गांधी अरेस्ट कर लिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया 6 वर्षों के लिए। हालांकि बाद में 1924 में उनकी तबीयत चूंकि खराब थी जेल में, तो उनको रिहा कर दिया गया था, लेकिन वो तो बाद की बात है। अभी हमको याद रखना है कि 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया 6 वर्षों के लिए। जब महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए, और आपको याद होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, वह आंदोलन भी बंद हो गया। इन दोनों आंदोलनों के अचानक बंद हो जाने से और देश के महत्वपूर्ण नेता महात्मा गांधी के अचानक गिरफ्तार हो जाने के कारण आंदोलन जो है वह शिथिल पड़ गया, आंदोलन कमजोर पड़ गया। फिर भी कांग्रेस ने इस समय का सदुपयोग करने और जनता को अपने से जोड़े रखने के लिए कुछ रचनात्मक कार्य आरंभ किए। कौन कौन से रचनात्मक कार्य कर रही थी कांग्रेस, उसके देखते हैं यहाँ पर। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम, कांग्रेस उस समय खादी, चरखा और अछूतोद्धार मतलब अछूत व्यक्तियों का उद्धार करना, इन मुद्दों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी आंदोलन के रुकने के बाद। तो ये उस आंदोलन की पृष्ठभूमि रही। यह स्वराज पार्टी के स्थापना की पृष्ठभूमि रही कि असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया चौरा चौरी कांड के कारण। इसके बाद महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए, खिलाफत आंदोलन भी बंद हो गया और आंदोलन के शिथिल पड़ जाने के समय में देश की जनता को अपने से जोड़े रखने के लिए कांग्रेस ने
कुछ रचनात्मक कार्यक्रम चलाए, जिन रचनात्मक कार्यक्रमों के बारे में मैंने बताया कि खादी, चरखा और अछूतोद्धार जैसे कार्यक्रम चलाए गए। परंतु कांग्रेस के भीतर ही कई लोग इन कार्यक्रमों और महात्मा गांधी के निर्णय से सहमत नहीं थे। तो ये पृष्ठभूमि हुई। पृष्ठभूमि के बाद हम आते हैं स्थापना एवं उद्देश्य में। इस टॉपिक का पॉइंट नंबर 2, स्थापना उद्देश्य के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे तो हमें याद रखना होगा सन 1922 में हुआ कांग्रेस का एनुअल अधिवेशन जो होता है, यह अधिवेशन बिहार के एक जिला ठीक है गया में हुआ है ना। गया अधिवेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, माननीय चित्तरंजन दास। सन 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन में यह कई लोगों के द्वारा यह मांग की गई कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम जो हैं वह उचित नहीं है या उनसे वे लोग संतुष्ट नहीं थे। और संतुष्ट न होने के कारण उन लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम रखा स्वराज दल या स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 ईस्वी में की गई और इसके संस्थापकों में 2 व्यक्तियों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। संस्थापक थे चित्तरंजन दास जो 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, और इसके महासचिव बनाए गए मोतीलाल नेहरू। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। बाद में इसमें और लोग भी शामिल हुए। तो ये हो गई इसकी स्थापना के बारे में बात है। स्थापना के बाद अब अगली बात है स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, कि क्यों ये लोग क्यों कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे थे और क्यों ये लोग क्या चाहते थे। जब हम इस पर बात करेंगे तो आपको ये याद रखना होगा कि स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि असहयोग आंदोलन के समाप्त कहने से अच्छा है कि हम कहें कि उसके स्थगित हो जाने के बाद, सस्पेंड हो जाने के बाद डायरेक्ट गवर्नर की काउंसिल में हम शामिल हों और गवर्नर की काउंसिल में शामिल होकर सरकारी कामकाजों में अड़ंगा लगाया जाए, उनमें बाधा उत्पन्न की जाए। यह उद्देश्य था स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी का एक दूसरा उद्देश्य यह भी था कि वर्ष 1923 में जो आम चुनाव होने वाले थे उन चुनावों में शामिल हुआ जाए और अपने खुद शामिल हुआ जाए और शामिल होकर के जीता जाए और जीत करके काउंसिल में अपनी अधिक से अधिक संख्या सुनिश्चित की जा सके, जिससे कि अड़ंगा लगाने वाला काम जो है वह सुलभ हो सके। तो यह हो गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना और स्थापना का उद्देश्य। समझ में आ रही है बात। इसके बाद हम इसके तीसरे पॉइंट में आते हैं कि स्वराज दल के कार्यक्रम क्या क्या थे। देखिए हुआ ये कि वर्ष 1923 में इस पार्टी की स्थापना के बाद जब आम चुनाव हुए, उस चुनाव में स्वराज पार्टी को काफ़ी अधिक सफलता मिली। केंद्रीय असेंबली हो या प्रांतों में जो विधानसभाएं थीं, इनमें मतलब गवर्नर की काउंसिल थी, इसमें स्वराज पार्टी के कई सदस्य निर्वाचित हुए। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बंगाल में इस पार्टी को बहुमत मिला था, स्वराज पार्टी को। तो ये लोग काउंसिल में शामिल भी हुए और इन लोगों ने अपनी जो नीति थी उस नीति पर काम करना आरंभ किया था। तो हमें ये जानना है कि इनका कार्यक्रम क्या क्या था। तो कार्यक्रम पर जब बात करें तो इनके निम्न कार्यक्रम है। 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे जिन्हें मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा है, इसको नोट करना जरूरी है। मैं एक एक करके इसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला कार्यक्रम क्या है कि बजट को रद्द करना। सरकार जो बजट खर्च का बजट ला रही है उस बजट को कोशिश करके रद्द करवाना या उसका विरोध करना, यूँ कहना। दूसरा था कि सरकार के दमनकारी जो भी कानून है उनका विरोध करना। दमनकारी कानून क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन के रुक जाने के बाद सरकार नए नए दमनकारी कानूनों से देश के अन्य क्रांतिकारी जो नेता थे उन्हें अरेस्ट कर रही थी, उन पर दमन कर रही थी और उनको रोक रही थी आंदोलन में शामिल होने या आंदोलन करने से। जो छिटपुट आंदोलन चल रहे थे उनकी बात हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है वह है रचनात्मक कार्यों में कांग्रेस को सहयोग करना। आपको ये जानना चाहिए कि सन 1922 में जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से खफा होकर कांग्रेस का विरोध कर उससे इस्तीफा दिया और बाद में 1923 के चुनाव में इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी को लेकर के चुनाव में उतरे और चुनाव में अप्रत्याशित सफलता भी मिली इन्हें। बाद में कांग्रेस ने इन्हें माफ़ कर दिया, एक तरह से यूँ कह लें,
और कांग्रेस ने महात्मा गांधी ने भी न चाहते हुए भी इनका समर्थन किया। तो इन लोगों ने भी रचनात्मक कार्यों में कांग्रेस को सहयोग देने की बात कही। चौथा पॉइंट जो है वह है काउंसिल के पदों पर अधिकार करना। इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि काउंसिल में अधिक से अधिक संख्या में हमारे प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, ताकि हमारी बात का वजन हो, हमारा बहुमत रहे। पांचवा इनका जो उद्देश्य है वह यह था कि नौकरशाही की शक्ति को सीमित करना। ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, ये जो अधिकारों को मिसयूज करते थे, इन पर कंट्रोल, इन पर लगाम लगाना, इनको कंट्रोल करना भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस पार्टी का छठा और अंतिम उद्देश्य, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वह था जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करना। आप जान ही रहे हैं कि असहयोग आंदोलन अभी स्थगित हो चुका था और आंदोलन के क्षेत्र में एक प्रकार से शिथिलता आ चुकी थी। इस शिथिलता के समय में जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक रखना और राजनीतिक चेतना उसमें लगातार मतलब राजनीतिक रूप पॉलिटिकली वो एक्टिव रहे, उसको एक्टिव रखने का उद्देश्य भी स्वराज पार्टी का था। तो हमने इसके तीसरे पॉइंट की भी चर्चा की कि स्वराज पार्टी के कार्यक्रम क्या क्या थे, किन किन नीतियों पर वो काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है स्वराज दल के कार्य एवं सफलता। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि स्वराज पार्टी 1923 के निर्वाचन में इन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली थी। बंगाल में इस पार्टी को बहुमत भी मिला था और केंद्रीय असेंबली जो थी उसमें भी इसके अच्छे खासे सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। तो यह चुनाव में तो सफलता मिली ही, और ये चुनाव में सफलता मिलने के बाद अपनी अड़ंगा लगाने वाली नीति, सरकारी कार्य काम काजों में अड़ंगा लगाने वाली नीति पर बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे थे। इनमें इस कार्य में इन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली, परंतु कोई ऐसा मतलब कोई बहुत वृहद सफलता मिली ऐसी भी बात नहीं है। आंशिक सफलता मिली इन्हें, और आंशिक सफलता मिलने के कारण कुछ वर्षों के बाद इन्हें स्वयं ही एहसास हुआ कि ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। सरकारी कार्य काम काजों में बार बार अड़ंगा लगाने की जो नीति है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको लेकर के सरवाइव करना मुश्किल है या उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है। बाद में इन लोगों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया, जो अगला पॉइंट है इस टॉपिक का। अगला पॉइंट क्या है? स्वराज पार्टी की नीति में परिवर्तन। और नीति में परिवर्तन हुआ, और क्या परिवर्तन किया? अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो स्वराज पार्टी सरकारी कामकाजों में अड़ंगा लगाने वाली नीति पर काम कर रही थी, जिसमें उसे आंशिक सफलता भी मिली। लेकिन बाद में उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया, और परिवर्तन क्या किया? अड़ंगा लगाने वाली नीति को छोड़कर अब उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई। काउंसिल के अन्य सदस्यों के साथ या ब्रिटिश सरकार के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई। ये जरूर याद रखिएगा। स्वराज पार्टी ने 1923 में अपनी स्थापना के बाद 1923 के चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद अड़ंगा लगाने वाली नीति पर कार्य किया, जिसमें उसे आंशिक सफलता मिली, परंतु बाद में उन्होंने अपनी नीति को परिवर्तित किया और अब जो नीति अपनाई उसे हम कहते हैं उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की नीति। इसके बाद फिर अगला आपका चुनाव आता है 1926 में। 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली, काफी कम प्रत्याशी निर्वाचित हो पाए, और चूंकि नकारात्मक राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं किया जा सकता है, तो धीरे धीरे इस पार्टी का जो है वह पतन होने लगा, डिक्लाइन होने लगे ये लोग। और बाद में 1935 में कांग्रेस में इस पार्टी का विलय हो गया वापस से। तो ये पूरी एक बात थी स्वराज पार्टी के बारे में। ठीक, आगे एक बार इसकी जो समरी है, जो सारांश है, वो फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्थापना क्यों की गई? क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट थे। कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस उस समय असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद रचनात्मक कार्यों पर फोकस कर रही थी, जबकि स्वराज पार्टी के जो नेता लोग थे वे चाहते थे कि हम चुनाव में हिस्सा लें और जीत करके काउंसिल में पहुँचे और काउंसिल में जाकर सरकारी कामकाजों में अड़ंगा लगाने की नीति पर काम करें।
उन्होंने इस नीति पर काम भी किया, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। उनके कई कार्यक्रम थे जिन पर हमने चर्चा की। मुख्य कार्यक्रम अगर आप देखें एक एक करके, तो ये सारे कार्यक्रम कहीं न कहीं सरकार को चेक एंड बैलेंस करने वाले कार्यक्रम रहे। इन कार्यक्रमों को करते हुए बाद में चलकर उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी जो नकारात्मक राजनीति का जो कार्यक्रम है उसको लेकर बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं किया जा सकता है। बाद में उन लोगों ने अपनी पॉलिसी, अपनी नीति में परिवर्तन किया और उस नीति में उन्होंने उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की बात भी कही, और उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की नीति को लेकर चलते हुए वे बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाए। अंततः उनका कांग्रेस में विलय हो गया। इसमें फैक्ट के विषय में 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। गया अधिवेशन आपको ज़रूर याद रखना है, 1922 में हुआ है और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। संस्थापकों के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा आपको कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी, चरखा और अछूतोद्धार की बात याद रखनी है। आपको याद रखना है कि 1923 में आम चुनाव हुए थे, उसके बाद 1926 में चुनाव हुए थे। 23 के चुनावों में स्वराज पार्टी को काफ़ी सफलता मिली थी, परंतु 26 में उनका प्रदर्शन जो है वह निराशाजनक रहा था। इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें याद करने के बाद ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, स्वराज पार्टी या स्वराज दल का। ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके इसके विषय में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस सेशन से संबंधित कोई अन्य भी सुझाव अगर आपके पास है तो वह भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। आज का सेशन अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।